In July 2026, the Union Cabinet proposed amendments to the Public Examination Act. What is the maximum imprisonment term and fine proposed for organized paper leak offences? यानी इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में संशोधनों का प्रस्ताव दिया। संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए अधिकतम कितनी जेल और जुर्माने का प्रस्ताव है? यानी कि आपको जैसे पता है रिसेंटली जो हमारा नीट का पेपर है वो लीक हुआ है, जिसके बाद कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था, जिसके कारण जो हमारे यूथ था उसने प्रोटेस्ट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और उस प्रोटेस्ट के बाद हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद सरकार जो है ये अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो उसे जेल और जुर्माने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं अप टू 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 10 लाख फाइन, यानी 3 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया हर्जाना। हमारा सेकंड ऑप्शन है अप टू 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 50 लाख फाइन, यानी 5 साल की जेल और 50 लाख जुर्माना। ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ अप टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 1 करोड़ टू 10 करोड़ फाइन, यानी 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का हर्जाना। और ऑप्शन नंबर डी है अप टू 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 5 लाख रुपीज़ फाइन, यानी 2 साल की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना। तो जो इसका सही आंसर है वो है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सूरज में। दोस्तों मैं आपके लिए आज एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ करंट अफेयर्स की, जिसका एक डेमो क्वेश्चन आपने पहले देख लिया है। तो आई होप आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी हमारे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डाले हैं। आपने देख ही लिया होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और जो भी हमारे स्पोर्ट्स के हैं वो मैंने कोशिश की है कि कहीं से भी आपको और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी हैं ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो एसएससी का हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। आपको पता है कि करंट अफेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन टुडेज़ एग्जामिनेशन। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स कम्स टू द क्वेश्चन। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड इन 2026 जुलाई 2026। जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें इंडिया का रैंक आया है 81st रैंक। जुलाई 2026 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का आया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो है इसको IATA रिलीज़ करता है। इस डाटा को ये क्वार्टरली एक साल में 3 बार रिलीज़ किया जाता है। सबसे पहले ये फ़ैब में किया जाता है, उसके बाद जुलाई में और लास्टली अक्टूबर में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि रैंकिंग के हिसाब रैंकिंग दी जाती हैं। 199 पासपोर्ट होते हैं 199 कंट्रीज़ के, जिसमें कि 227 डेस्टिनेशंस होती हैं। तो जिसका जो रैंक हो वो उस कंट्री में उतने फ्रीली विदाउट वीज़ा घूम सकता है। जैसे कि इंडिया है, उसका 81st रैंक आया है इस बार। तो इंडिया जो है वो 55 डेस्टिनेशन जो हैं उसमें फ्रीली विदाउट वीज़ा घूम सकता है। और हर वर्ष की तरह इस बार भी जैसे सिंगापुर फर्स्ट में है, तो सिंगापुर 100 आई थिंक सो 190 कंट्रीज़, 195 कंट्रीज़ में वो विदाउट वीज़ा घूम सकता है। तो थोड़ा ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ऑप्शन बताया था इसने 75th ऑप्शन, ये हमारा जो फैब में जो फर्स्ट क्वार्टर में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ हुआ था, तो इसमें इंडिया का रैंक जो था 75th था, जो कि अब गिर के 81st रैंक तक इंडिया पहुंच चुका है। 85th जो रैंक था हमारा, वो जो ऑप्शन सी में बताया था, वो हमारा 2024 के एडिशन में था।
इस बार जुलाई में जो 2026 में जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये रिलीज़ हुआ है, तो इंडिया के साथ मॉरिशस और अल्जीरिया ने 81st रैंक वो पोजीशन जो शेयर की है, और ये दोनों कंट्री भी इंडिया के साथ 55 डेस्टिनेशन में वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये मैंने डिटेल भी साथ में लिखी है, मेरा कोई दोस्त अगर इस डिटेल को पढ़ना चाहे तो इसको भी पढ़ सकता है। ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा PDF का, वो वहाँ से ईज़िली पढ़ सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच न्यू स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2026 टू सेट अप 3 लार्ज केमिकल पार्क्स विद एन आउटले ऑफ 3030 करोड़। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3030 करोड़ के परिव्यय से 3 बड़े रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी गई? मेरे कई भाई हिंदी में प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए मैंने हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को डाला है। जो इंग्लिश नहीं कैरी कर सकते हैं इजली, वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है उसमें भी मैंने हिंदी में एक बार ट्रांसलेट करके दिया आप सभी को। तो इसमें ऑप्शन बताया हमें PM, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा PM प्रणाम स्कीम, सेकंड है भव्य रसायन स्कीम, थर्ड है उड़ान स्कीम, और थर्ड लास्ट है फोर्थ वन इज़ PM मैत्री स्कीम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, दैट इज़ भव्य रसायन स्कीम। तो इसके बारे में थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। मैं एक छोटा सा आउटलेट आपको दे देता हूँ उसके बारे में। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। द स्कीम एम्स टू स्टैब्लिश 3 mega chemical park across the country. Budget outlet 3030 crore to boost indigenous chemical manufacturing and reduce import dependency. Each park required at least 200 acres of contiguous land provided by the state government by a challenge-based सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें ये बताया गया कि यूनियन कैबिनेट प्रधानमंत्री की अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अप्रूवल दी है कि वो भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन इस स्कीम के अंडर इंडिया में 3 पार्क जो हैं, जो कि 3030 करोड़ की लागत से बनेंगे, उसको मंजूरी दी है, जिससे कि इंडिया के स्वदेशी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और जो हमारा बाहर से विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं उसमें गिरावट आएगी। तो इसके लिए हर एक पार्क के लिए 2000 एकड़ जो ज़मीन है वो राज्य सरकार से लेने की बात इसमें की है। तो ये नीचे जो इसके रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। जैसे ऑप्शन नंबर A था हमारा PM प्रणाम स्कीम, इसमें बताया है कि जो भी हम फर्टिलाइज़र्स या एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज़ करते हैं उनको कम करके अवेयर करेंगे किसानों को कि उसको कम करें, और हमारी जो मदर अर्थ है उसको सेव करने के लिए ये PM प्रणाम स्कीम लागू की गई है। ऑप्शन B भव्य रसायन, ये तो मैंने आपको बता दिया है। उड़ान स्कीम जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें ये था कि उड़े देश के आम नागरिक की हर इंसान जो है ये वो ईज़िली एविएशन एयर ट्रैवल अफोर्डेबल प्राइस पे कर सके। इसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लागू किया था। और जो लास्ट ऑप्शन है हमारा PM मैत्री स्कीम, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए ये स्कीम लागू की गई थी। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। वेयर वाज द G20 समिट इस्टेब्लिश्ड, इन विच ईयर वाज इट फॉर्म्ड एंड वेयर इट इज़ परमानेंट सेक्रेटरीट लोकेटेड। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि G20 समिट कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस साल हुआ था, और उसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पे है। तो ऑप्शंस हमें दिए हैं, फॉर्म्ड इन 1999, हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, second one is formed in 1999, has no permanent secretariat. Third one is formed in 2008, headquartered in New York, USA, and the last one is formed in 1975, headquarters in Belarus, Belgium. तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर B, दैट इज़ फॉर्म्ड इन 1999 एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटरीट। 1999 में स्थापित कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
तो इसके बारे में G20 के बारे में एक छोटा सा आपको बता देते हैं कि G20 जो है ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ से बन के मिल के बना हुआ है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज़ ली जाती हैं। ये 1999 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उसको ओवरकम करने के लिए ये बनाया गया था। इट वॉज एलिवेटेड टू लीडर लेवल समिट इन 2008 में इसको लीडर लेवल समिट के लिए एलिवेटेड किया गया था। इसका सेक्टर हेडक्वार्टर जैसे कि हमारा UN और IMF की जैसे इसका कोई फिक्स्ड और परमानेंट सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर्स नहीं है, ये रोटेट होता रहता है। कभी वो 20 कंट्री में से किसी एक कंट्री को जाएगा, फिर दूसरी को जाएगा, ऐसे ऐसे हर 20 कंट्री को ये जाता है। तो इसको टोरियाका सिस्टम कहा जाता है। ये नीचे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। तो बाकी ऑप्शन जो है उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट था हमारा फॉर्म्ड इन 1999 जिनेवा। तो जिनेवा में जो है वो होस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट करता है जैसे WHO, WTO, ILO, ना कि G20 को। सेकंड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर था। थर्ड वन जो था कि फॉर्म्ड इन 2008 में हुआ था, बट 2008 में G20 लीडर समिट जो वाशिंगटन DC में था, बट इट ग्रुप वाज फाउंड इन 1999। 2008 में इसका फर्स्ट जो समिट हुआ था लीडर समिट वो न्यूयॉर्क में हुआ था, ना कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है लास्ट ऑप्शन था फॉर्म्ड इन 1975। तो 1975 में G7 ग्रुप जो था वो फॉर्म हुआ था, और जिसका हेडक्वार्टर जो है बेलारूस इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ NATO एंड यूरोपियन यूनियन। नेटो और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो बेलारूस में है, ना कि G20 का। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ हु बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट प्लेयर टू बी क्राउन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जूनियर स्क्वैश चैंपियन की बात की है, ना कि सीनियर। कई बार क्या होता है कि हमारे दोस्त जो वो ये जूनियर और सीनियर में कंफ्यूज होके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, उसी के बाद आपने ऑप्शंस की तरफ जाना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है फर्स्ट जोशना चिनियप्पा, सेकंड वन इज़ दीपिका पल्लिकल, थर्ड वन इज़ अनाहत सिंह, फोर्थ वन इज़ तन्वी खन्ना। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर सी, दैट इज़ अनाहत सिंह। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दी गई है नीचे, वो आप पढ़ लें, पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इंडिया की जो अनाहत सिंह ने है उसने इजिप्ट की रुकाया सलीम को 3-0 से वर्ल्ड फाइनल वुमेंस फाइनल वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैम्पियनशिप में हराया है, और ये भारत की प्रथम महिला बनी है जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर टाइटल जो है उसका खिताब जीता है। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जोशना चिनियप्पा थी वो हमारी सीनियर नेशनल चैम्पियन रही हैं, बट वो कभी वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन का खिताब उन्होंने नहीं जीता है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ दीपिका पल्लिकल, जो कि हमारी कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं सीनियर स्क्वैश चैम्पियन में। इन्होंने सीनियर स्क्वैश चैम्पियन जीता है, बट ये कभी जूनियर स्क्वैश चैम्पियन नहीं जीत पाई हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लें। हमारे दोस्त अगर कई बार सिंपल यही पढ़ लें कि स्क्वैश चैम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट कौन थी, तो वो तो हमारी दीपिका पल्लिकल भी थी, बट वो सीनियर कैटेगरी में थी कि ना कि जूनियर कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर सी, अनाहित सिंह, इंडियाज़ यंगेस्ट स्टार हु अचीव द हिस्टोरिकल वर्ल्ड जूनियर टाइटल विन। एंड द लास्ट वन इज़ तन्वी खन्ना। तन्वी खन्ना जो थी वो मेंबर रही हैं इंडियन वुमेन नेशनल स्क्वैश टीम कंपटीशन का, जो PSA टूर गया था उसकी ये सदस्य रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम आज के प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो वो है, वेयर वॉज द वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैम्पियनशिप 2026 हेल्ड वेयर अनाहत सिंह क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द वर्ल्ड जूनियर टाइटल। तो ये इसी से लगता क्वेश्चन आपको मिल गया कि 2026 का विश्व स्क्वैश जूनियर चैम्पियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर खिताब जीतकर इतिहास रचा। तो ऑप्शन है हमारा सियारो इजिप्ट, नियाग्रा ऑन द लेक कनाडा,
बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम एंड कुआलालंपुर मलेशिया। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नियाग्रा ऑन द लेक, कनाडा। इसमें हमारी जो इंडिया की अनाहत सिंह थी, उन्होंने इजिप्ट की ओपोनेंट को 3-0 से हराकर जूनियर स्क्वैश चैम्पियन का टाइटल अपने तरफ किया है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लें, मैं ज़्यादा लंबा ना खींच के ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि नोटबली शी वॉज द, जो हमारी अनाहत सिंह ने है उसने इजिप्ट का 16 साल की स्ट्रीक तोड़ी है। जो इजिप्ट जो था वो 16 साल से लगातार जूनियर गर्ल्स क्राउन चैम्पियनशिप का स्ट्रीक लेके चला हुआ था, जिसे हमारी इंडिया के अनाहत सिंह ने हरा दिया है। तो बाकी ऑप्शंस की तरफ एक बार गौर करते हैं। जैसे ऑप्शन फर्स्ट जो था हमारा क्यारो, इजिप्ट जो है जिसमें वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप हुआ था, होस्टेड सुपर इजिप्ट इज़ द डोमिनेंट सुपर पावर इन द वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियन एंड होस्टेड द WSF वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप प्रीवियसली बट नॉट होस्टेड द जूनियर चैम्पियनशिप। इसने जो था वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप पिछले साल 2025 में ऑर्गेनाइज होस्ट किया था, ना कि जूनियर चैम्पियनशिप। सो ऑप्शन नंबर बी तो आपको मैंने पढ़ा दिया है। ऑप्शन सी के बारे में चलते हैं। तो यूके ने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो होस्ट किया था, जिसमें अनाहत सिंह ने अपना डेब्यू किया था और इंडिया की यंगेस्ट एथलीट बनी थी 14 साल की। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोलालमपुर, जिसमें मलेशिया है, जिसमें अ ट्रेडिशनल एशियन स्क्वैश हब दैट होस्टेड द एशियन, कोलालमपुर में जो था वो एशियन जूनियर स्क्वैश चैम्पियन होस्ट किया गया था, ना कि वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैम्पियनशिप। सॉरी, आज थोड़ा सा गला ख़राब है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। In July 2026, the Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, transferred 4 indigenous technologies to industry and launched an IoT-enabled system to rule water monitoring. Where is the headquarters of CSIR located and when was it established? तो इसको एक बार मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। जुलाई 2026 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने उद्योग जगत को 4 स्वदेशी तकनीकें हस्तांतरित की और ग्रामीण जल निगरानी के लिए एक IoT समक्ष प्रणाली शुरू की। CSIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं कि CSIR ने जो है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से IoT इनेबल साइन किया है, जिसमें कि जो भी हमारे ग्रामीण में जो भी वाटर मॉनिटरिंग की होगी है, वो पानी की जो सिंचाई की जो वो होती है उसकी निगरानी करेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ न्यू दिल्ली, फाउंडेड इन 1942 में CSIR फाउंड हुआ था। तो थोड़ा सा इसका इवेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरिंग ए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इवेंट इन जुलाई CSIR को कमर्शियली लॉन्च्ड एंड इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकती है, तो उसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग से याद रखेंगे, जिसमें यही है कि मेज़रमेंट करेगा वो IoT, ये निगरानी करेगा कि वो पानी जो है वो उसको प्रॉपरली ट्रांसफ़र हुआ है प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलके, बस यही है। बाकी जो CSIR के बारे में आपको बता दूं मैं, ये 1942 में इस्टेब्लिश हुआ था। 26 सितंबर 1942 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा वो अनुसंधान भवन न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इसके साथ जो ऑप्शंस हमें दिए गए थे उसके बारे में एक नज़र डाल देते हैं कि बेंगलुरु बताया था फॉर्मड इन 1958। तो 1958 में बेंगलुरु में जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और बेंगलुरु होस्टेड इसरोस हेडक्वार्टर, ना कि CSIR का हेडक्वार्टर है। तो न्यू दिल्ली वाला तो आपने पढ़ लिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा पुणे, फाउंडेड इन 1950। पुणे होस्टेड पुणे में जो था वो CSIR की मेजर लैब्स जो हैं, नेशनल लैब्स जो हैं, केमिकल लेबोरेटरीज़
वो हैं, बट होस्ट किया था उसने, बट वो उसका सेंटर नहीं है पुणे में, हेडक्वार्टर्स CSIR का। जो ऑप्शन नंबर लास्ट था हमारा, कोलकाता, फाउंडेड इन 1935। तो कोलकाता हाउसेज इंस्टीट्यूट लाइक INSA एंड ISI कोलकाता, इस मतलब कोलकाता ने दो ऐसे होस्ट किए थे, एक INSA और ISI कोलकाता, ना कि CSIR का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था आपकी स्क्रीन पे। इन मोबाइल एप्लीकेशन विच मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय द ICR CMFRI under the Deep Ocean Mission in July 2026 to provide scientific data on deep sea marine life? तो कौन सा ये ऐप जो है वो डीप सी मिशन के अंतर्गत इसने लॉन्च किया है ICAR CMPRI ने जुलाई 26 में। तो इसके ऑप्शन है डीप डाटा, मत्स्य सेतु, सागर मंथन और समुद्रयान। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ डीप डाटा। तो ICAR के बारे में थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ इसको। सॉरी, बैक हो गया ये मुझसे। ये रहा ICAR, द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च, जो हमारी केंद्रीय मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने ये डीप डाटा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है एट कोची केरला में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर डेवलप की गई है डीप सी मिशन के लिए। जो ऐप है हमारा वो रेपोस्ट्री फॉर वेरीफाइड साइंटिफिक हाँ, वो जो डीप सी के अंदर इंफॉर्मेशन है, बायोडिवर्सिटी है उसकी, जो मैपिंग करेगा, ट्रैक करेगा डीप सी फिशेज स्पीसीज़ के बारे में, उनके ऊपर रिसर्च और सस्टेनेबल मैरीन रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा, उसके अंडर उसके लिए ये डीप सी मिशन डीप डाटा नामक एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म किया गया है। इसके साथ में जो 3 ऑप्शन और थे उसके बारे में थोड़ा सा आउटलेट दे देता हूँ आपको। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 था हमारा मत्स्य सेतु। जो मत्स्य सेतु है वो ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें हम फ्रेश वाटर जो फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था ICR के ही द्वारा, जो पिछले वर्ष किया गया था, उसके लिए मत्स्य सेतु है ये ऑप्शन। जो थर्ड वन था हमारा सागर मंथन। तो सागर मंथन जो था वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग ने लॉन्च किया था। और जो थर्ड ऑप्शन था हमारा समुद्रयान, इसमें यह था कि एक इसने इंडिया ने क्रू शिप व्हीकल प्रोजेक्ट के अंडर ये बनाया था, जिसमें कि 600 मीटर तक वो उसको कैरी करके ह्यूमन को 600 मीटर अंदर तक ओशन में जा सकता था। तो उसको नाम दिया गया था व्हीकल का समुद्रयान। तो हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI एज द प्रिंसिपल पार्टनर फॉर द 2026 पैरा स्पोर्ट्स सेशन। 2026 में पैरा स्पोर्ट्स सीज़न के लिए मुख्य भागीदार के रूप में भारतीय पैरालंपिक समिति के साथ किस बीमा कंपनी ने साझेदारी की है? तो इसके ऑप्शंस है LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज़ SBI लाइफ इंश्योरेंस ने ये साझेदारी जो है वो की है PCI के साथ। तो छोटा सा आउटलेट दिया है, इसके आप गो थ्रू कर लें। इन जुलाई 2026 SBI signed a landmark strategy partnership with Paralympic Committee to become the principal partner and official life insurance partner for the India Para contingents. The sport extended to major multi-sports event including Commonwealth में। तो यही है कि उन लोगों के लिए इंश्योरेंस, उन प्लेयर्स के लिए इंश्योरेंस करना, और कॉमनवेल्थ गेम, पैरा गेम्स में भी जो भी होने वाली हैं उनको सपोर्ट करना, ये हमारी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। ऑप्शन नंबर A, B और जो C, D ये बाकी हैं, इसको आप एक बार पढ़ लें।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको एक बार गो थ्रू कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 की पे चलते हैं हम। इन जुलाई 2026 द यूनियन कैबिनेट प्रपोज अमेंडमेंट टू द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट. What is the maximum imprisonment that terms and fine proposed for the organized paper leak offences? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पिछले एक हफ्ते में आया है, कि जिसमें बताया है कि जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक प्रशिक्षा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया। संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए अधिकतम कितने वर्ष जेल और जुर्माना का प्रस्ताव किया गया है। तो आपने देखा कि जंतर मंतर पिछले कुछ टाइम में ये उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ मिलके ये धरना भी दिया था कि पेपर लीक, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके रिगार्डेड, जिसमें हमारे कुछ होनहार छात्रों ने सुसाइड कर लिया था। उसमें एक रोष प्रकट किया है, जिसमें सरकार ने अपनी गलती मानी और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपने पद से, और हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर भी चुने गए हैं, जो कि हैं जोशी जी। मिनिस्ट्री के ऊपर भी हम एक एक वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे। तो ये यूनियन कैबिनेट ने प्रपोज़ किया था कि पेपर लीक होने पे कितने साल की जेल और कितने रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा पेपर लीक करने के लिए। तो इसके ऑप्शन है कि 3 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना, 5 साल की जेल या 50 लाख जुर्माना, या फिर 10 साल की जेल या 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना, या 2 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 10 साल की कारावास और 10 करोड़ तक का, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो पेपर लीक मामले में था उसके लिए है, फिर भी एक बार आप इसको पढ़ लें, वो नीचे दिया गया है। तो जो 3 साल का जेल और 10 साल का जुर्माना तब दिया गया है कि आपसे पेपर में कोई भी चीटिंग टूल अगर पकड़ा जाता है कैंडिडेट से, तो उसको 3 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऑप्शन बी था हमारा 5 साल की जेल और 50 लाख जुर्माना। ये वही है कि मिड टायर पेनल्टी फॉर सर्विस प्रोवाइडर और एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर्स को दिया जाएगा अगर उनके प्रोटोकॉल में कोई कमी देखने को मिलती है, तो उन्हें 5 साल की सज़ा और 50 लाख तक का जुर्माना देने का प्रावधान इसमें किया गया है। और जो ऑप्शन नंबर सी था वो बिल्कुल सही है इसमें ऑप्शन, और जो लास्ट ऑप्शन था दैट इज़ 2 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना। तो ये आईपीसी प्रोविज़न स्टेट और सेंटर एंटी लीक एक्ट के अंडर आता है। तो ये थे अभी तक के हमारे 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में की तरफ बढ़ते हैं। इन जुलाई 2026 वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द परमानेंट कैंपस ऑफ द NSTIW, दैट इज़ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन एंड स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दैट इज़ SIIC। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई। इसके ऑप्शंस हैं दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ पटना बिहार, सेकंड वन इज़ लखनऊ उत्तर प्रदेश, थर्ड वन इज़ जयपुर राजस्थान, एंड द लास्ट वन इज़ भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पटना बिहार में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार अलोंगसाइड द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द परमानेंट कैंपस एंड स्किल इंडिया इंटरनेशनल रिसर्च इन पटना बिहार। तो बिहार की गवर्नमेंट ने ये परमानेंट उसके लिए कैंपस के लिए इसका फाउंडेशन किया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बिल्ड एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 करोड़ की लागत से सपोर्ट ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल यूथ, मतलब उसके जो लोकल यूथ हैं उसको स्किल्स देना, स्किल सर्टिफिकेट और सेफ इंटरनेशनल इमिग्रेशन असिस्टेंट प्रोवाइड करना।
ये गवर्नमेंट का एक एम है। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है, जैसे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया है, वो आप एक और पढ़ लें इसको। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11th, दैट इज़ ऑन जुलाई 20 जुलाई 2026 इंडिया डिपॉजिट इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ acceptance for the World Trade Organization WTO agreement on fisheries subsidies. Which member country did India's become to formally join this agreement? 20 जुलाई 2026 को भारत ने विश्व व्यापार संगठन दैट इज़ WTO के लिए अपना स्वीकृत पत्र प्रस्तुत किया। इस समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले भारत कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 100th, बी 110, सी 123 और डी दैट इज़ 150। तो इसका सही आंसर रहेगा 123rd, दैट इज़ 123वां देश बन गया है। In July 2026, India officially became the 123rd member to deposit its instrument of acceptance to WTO on fishery subsidies. The instrument was handed over by the Rajesh Agrawal, जो कि कमर्स सेक्रेटरी हैं। उसने WTO डायरेक्टर जनरल नोगर्जी को ये सौंपा है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होगा, तो उसको प्लीज़ एक बार पढ़ लें। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं, तो एक बार आप इसको प्लीज़ पढ़ लें। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। विच कंट्री होस्टेड द ऑफिशियल लॉन्च द रिम ऑफ पैसिफिक 2026 एक्सरसाइज इन हवाई known as the world largest international maritime exercise? तो ये एक्सरसाइजेज पे बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अपलोड होते ही नेक्स्ट वीडियो मैं वही लाऊं। तो इसमें है कि हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिंग ऑफ द पैसिफिक 2026 की मेज़बानी और औपचारिक शुरुआत किस देश द्वारा की गई? तो इसका ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ यूएस। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसकी मेज़बानी और औपचारिक शुरुआत की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। द यूनाइटेड नेशन नेवी यूएस पैसिफिक फ्लीट होस्टेड द बेनिलियल एलाई conducted Rim of the Pacific 2026 exercise in Hawaii through जुलाई 31, 2026। इसकी थीम रहेगी पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। स्केल है इसमें ओवर 30 पार्टिसिपेटिंग नेशन इंक्लूडिंग इंडिया टुक इन एम्फीबियस ऑपरेशन गनरी मिसाइल्स एक्सरसाइज। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी वेपनरी सब मशीन्स और मिसाइल्स के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो थोड़े दूसरे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए था जापान, अ की क्वाड पार्टनर दैट रेगुलरली जॉइन RIMPSC एंड होस्ट द मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन रोटेटिंग ईयर। तो ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंडिया के साथ करता है, वो होस्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया होस्ट एक्सरसाइज पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एंड काकडू नेवल बट नॉट रिम्पैक। ऑस्ट्रेलिया ने जो था वो पिच ब्लैक और काकडू किया था। पिच ब्लैक जो कि एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है और काकडू जो है वो नेवल एक्सरसाइज है। ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने रिम्पैक को होस्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी है हमारा इंडिया। इंडिया जो थी वो उसमें पार्टिसिपेटिंग नेशन था, जिसने कि INS सतपुरा लेके उसमें ये ड्रिल किया था हवाई में। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन जुलाई 2026 द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI granted market authorization for India first approval dengue vaccine for individual aged 4 to 60. What the name of the vaccine?
जुलाई 2026 में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन के विपणन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो इस वैक्सीन का नाम है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ क्यूडेंगा। तो क्यूडेंगा वैक्सीन जो है वो इसमें स्वीकृत की गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडिया अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा टाक 003 following clearance from the DCGI under the new drug and clinical trial rule marketed by the Takeda Biopharmaceuticals. It is live inactivated vaccine designed to combat all four stereotypes of dengue virus. तो ये जो क्यूडेंगा वैक्सीन है वो डेंगू के लिए बनाई गई है, जो कि 4 से 60 साल तक के व्यक्तियों को दी गई थी, जो कि हमारी DCGI ने अप्रूव कर दी है। तो जो इसके साथ हमारे 3 ऑप्शन और थे, वो था कोवैक्सीन। तो आपने देखा ही होगा, जो कोवैक्सीन थी हमारी वो कोविड-19 की वैक्सीन थी, जिसे कि भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलके बनाया था। तो अगला जो था हमारा डेंगवैक्सिया थी, जो सनोफी पेस्ट्रियो के साथ बनाई गई थी, जो कि डेंगू के लिए ही मैन्युफैक्चर्ड की जाती थी। जो थर्ड वन था वो था ज़ाइकोव-डी, जो भी हमारी कोवैक्सीन जेंडस कैडिलिया इंडिया ने बनाई थी कोविड-19 में। अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न ये रहा, द फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन, अ मास इन्वायरमेंटल सिविल प्रोटेस्ट मोमेंट रिसेंटली इन ग्लोबल न्यूज़ इज एसोसिएटेड विच कंट्री? फ्लेमिंगो क्रांति हाल ही में विश्व समाचारों में रहा है एक समूह पर्यावरण नागरिक विरोध आंदोलन किस देश से संबंधित है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अल्बेनिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। द फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन इमर्ज्ड इन अल्बेनिया एज अ वाइड स्प्रेड पब्लिक एनवायरमेंटल मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट 1.6 बिलियन लग्जरी रिसोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन प्रोटेक्टेड कोस्टल वेटलैंड्स। तो इसमें जो ये फ्लेमिंगो जो है हमारे वेटलैंड्स में रहते हैं, उनको बचाने के लिए ये रेवोल्यूशन शुरू किया गया है अल्बेनिया में, क्योंकि वहाँ पे 1.6 बिलियन की लागत से लग्जरी रिजॉर्ट्स की कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण जो है उसको बचाने के लिए फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन लाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया है, आप इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लें। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन ऑप्शंस भी एक्सप्लेन किए हैं, तो एक बार आप उन ऑप्शंस को गो थ्रू कर लें। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अभी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हैं, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, हु वॉन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम 2026 हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड, सेटिंग न्यू गेम्स रिकॉर्ड इन वेट लिफ्टिंग? ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में नए रिकॉर्ड स्थापित करते हुए भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसके ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सियाकोम, मीराबाई चानू, झंडू कुमार और ऋषिकांता सिंह। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा साईकोम मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 2026 में ये गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू वॉन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में। ये जीता है 48 केजी की कैटेगरी में। उन्होंने 190 केजी टोटल वेट उठाया, जिसमें 85 केजी स्नैच और 105 केजी क्लीन एंड जर्क उनकी लिफ्ट थी।
सो माइलस्टोन था। दिस मार्क्ड हर थर्ड कंसेक्टिव कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल, ये उनका तीसरा लगातार कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट था। सबसे पहले वो 2018 में गोल्ड मेडल विनर रही और 2022 में। ऑप्शन जो हमारे रेस्ट थे उनको देख लो। नीरज चोपड़ा आपको पता ही, ये हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं। हमारे जंडू कुमार जो है पैरा पावर लिफ्टर हैं, जिन्होंने इंडियाज़ जो है ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने पावर लिफ्टिंग में ग्लासगो 2026 में ही। जो हमारे ऋषिकांता सिंह हैं वो इंडियाज़ वेट लिफ्टर हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग कैटेगरी एट सेम गेम ग्लासगो में ही। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेट इन द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज काकड़ू 2026 होस्टेड इन द रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी इन जुलाई 2026। तो इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है थोड़ा सा, पर फिर भी एक बार गो थ्रू कर देते हैं। जुलाई 2026 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास काकड़ू 2026 में किस भारतीय नौसेना जहाज़ ने भाग लिया? तो ये था हमारा INS सह्याद्री ने इसमें भाग लिया था। तो इन जुलाई 2026 द इंडियन नेवी इंडिजीनियस बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्लीथ फ्रिगेट INS सह्याद्री arrived in Darwin, Australia to participate in काकड़ू 2026। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि ओवर 30 एयरक्राफ्ट्स आए थे 20 कंट्रीज़ के, जिन्होंने कॉम्बैट ड्रिल किया है साथ में मिलके। तो ये बाकी ऑप्शन बताएं, INS विक्रांत, INS कोलकाता और INS चेन्नई। तो जो हमारा INS चेन्नई है उसने एक्सरसाइज की है हमारी वरुण और मिलान, ना कि काकड़ू। तो आप उनको एक बार देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इन जुलाई 2026 विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द 10th परमानेंट फुल मेंबर ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी चाइना में है। ये पीछे जैसे बहुत न्यूज़ में था, जनवरी 2026 में भी ये काफ़ी न्यूज़ में था SCO। तो जुलाई 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका आंसर है बेलारूस। तो SCO के बारे में थोड़ा सा इधर मैं बता दूं आपको। ड्यूरिंग द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट समिट, बेलारूस फॉर्मली कंप्लीटेड ऑल लीगल accession प्रोटोकॉल एंड बिकम द 10th फुल मेंबर। SCO जो था वो 2001 में शंघाई में बना था। द SCO इज़ द ट्रांस यूरेशियन सिक्योरिटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यूनियन था। इंडिया और पाकिस्तान joined full membership in 2017 and Iran was admitted as the 9th full member in 2023। तो ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें। जैसे ऑप्शन नंबर बी ईरान था वो 9th मेंबर बना 2023 में। जो हमारा इजिप्ट है वो करंटली स्टैच्यू ऑफ डायलॉग पार्टनरशिप होल्ड करता है SCO में। और सऊदी अरब जो है वो भी डायलॉग पार्टनर 2023 से होल्ड करता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री नियुक्त स्कीम इन जुलाई 2026 to encourage higher education among गर्ल स्टूडेंट एंड प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। छात्रों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को रोकने के लिए जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुट मोइना योजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है असम, उड़ीसा, त्रिपुरा या वेस्ट बंगाल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा असम, जहाँ पे हमारे मामा हिमंता बिस्वा शर्मा इस बार फिर से चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं। उन्होंने ये योजना लॉन्च की गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। द असम स्टेट गवर्नमेंट लीड बाय द CM हिमंता बिस्वा शर्मा रूल आउट द एम्बिशियस मुख्यमंत्री निजुत
मोइना स्कीम इन जुलाई 2026। इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि चाइल्ड मैरिज को रोकना और बूस्ट ग्रोस इनरोलमेंट रेशो फॉर यंग वुमेन इन पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, में उनकी एजुकेशन को बूस्ट करना और चाइल्ड मैरिज को रोकना। इसके साथ साथ फाइनल असिस्टेंस भी देंगे ये मंथली 1000 फॉर हाई सेकेंडरी 11 से 12वीं के बच्चे को 1000 रुपया राज्य सरकार देगी, और डिग्री के लिए ग्रेजुएशन के लिए 1250 और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्राओं को 2500 रुपया हर महीना, जब तक वो कुंवारे हैं, शादी नहीं कर लेते, तब तक उन्हें राज्य सरकार ये पैसा प्रोवाइड करवाएगी। तो इसके साथ जो नेक्स्ट ऑप्शंस थे उसको देख लें। ओडिशा रन द सुभद्र योजना लॉन्च की थी, जिसने कि वुमेंस को फाइनेंशियली अपग्रेड करने के लिए। त्रिपुरा ने ऑपरेशन स्कीम्स मुख्यमंत्री युवा योजना, योग योजना जैसी लॉन्च की थी। वेस्ट बंगाल ने कन्या श्री प्रकल्पा स्कीम्स लॉन्च की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। विच इंडियन स्पेस startup successfully test fired its 3D printer semi cryogenic engine Agniban SNET in July 2026? जुलाई 2026 में किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने अपनी 3D प्रिंटेड सेमी काइरोजेनिक इंजन अग्निबाण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? तो इसके ऑप्शन है स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकूल कॉस्मोस, पिक्सल या बेलाट्रिक एयर स्पेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अग्निकूल कॉस्मोस। चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस अचीव अ की propulsion milestone by successful hosting test is अग्निबाण। तो उन्होंने वो 3D प्रिंटर से ये प्रिंट किया था, सेमी कायरोजेनिक फ्यूल से इसको लॉन्च किया है। तो इसके बारे में आप पढ़ लें, मैंने इधर की इनोवेशंस और एक्सप्लेन किया हुआ है स्काई रूट। इसके नेक्स्ट ऑप्शंस भी। तो हम अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 20th क्वेश्चन है। तो ये था, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2026 सेलिब्रेटिंग ग्लोबली ऑन जुलाई 15? 15 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस 2026 का विषय क्या है? तो इसके ऑप्शंस है यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, सेकंड वन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर, थर्ड वन इज़ स्किलिंग teachers, trainers and youth for transformative future, and the last one is youth skills in the era of artificial intelligence and automation. And the right answer of this 20th question is option number D, that is youth skill in the era of artificial intelligence and automation. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन के युग में युवा कौशल, इसका सही आंसर रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा व्यू आपको दे दिया। एवरी ईयर इन जुलाई 15 द UN ऑब्जर्व वर्ल्ड यूथ स्किल डे टू हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपिंग यंग पीपल विद स्किल फॉर द एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हर वर्ष 15 जुलाई को UN जो ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट करता है यंग पीपल जो कि स्किल्स हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो 2026 की थीम थी इस बार की यूथ स्किल इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, फोकसिंग ऑन नेविगेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यही था कि 2026 का जो इसकी थीम थी उसका एम यही था कि AI टूल्स के ऊपर उसको ट्रांसफ़र करना, उसको बढ़ावा देना, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। तो ये बाकी ऑप्शंस जो थे वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये 2024 की थीम थी हमारी। ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल, जो ये थीम थी ये 2022 में अडॉप्ट की गई थी UN द्वारा। एंड द थर्ड वन इज स्किलिंग टीचर्स
ट्रेनर्स एंड यूथ, ये 2023 का जो एडिशन था उसमें की गई थी। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली जुलाई में हुए हैं। तो इसके बाद मैंने एक छोटा सा आपके लिए ये डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हो इसको, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जिसमें जूम करके देख सकते हैं। इसमें जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होंगे आपके या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होंगे, इसी से ही पूछे जाएंगे। इसमें मैंने आपके लिए स्पोर्ट्स के लिए क्वेश्चंस लिए हैं, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है उसके क्वेश्चंस लिए हैं, रिसेंटली जो पॉलिटिकल क्राइसिस या जो भी हुआ है उससे क्वेश्चन लिया है, और इंटरनेशनल कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं है जो छोटा हो, जो पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। सो ये रहे कुछ क्वेश्चन, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक यू।